भैरवपुर गांव में जनवरी की वो रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के उस पार क्या है दिखना मुश्किल हो रहा था। चाय की छोटी सी दुकान, पीले बल्ब की मध्यम रोशनी और उसके नीचे बैठे 4 लोग हाथ में कुल्हड़ पकड़े। हरिहर काका चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए बोले, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, लगता है सकरात ठीक से पड़ेगी। मोहन मुस्कुराया, हमारे घर तो सकरात की पूरी तैयारी हो गई, सब खुश हैं। रमेश ने चाय का घूंट लिया। मेरे घर भी आज सुबह ही बाजार से चूड़ा तिलकुटा सब ले आया। बच्चे तो पतंग उड़ाने के नाम से ही उछल रहे हैं। कैलाश हंसते हुए बोला, मेरे दोनों बच्चे तो पूरे दिन पतंग ही पतंग कर रहे हैं। आज सुबह बाजार से 4 पतंग और 2 मांझे ले आया। तीनों की बात सुनकर सोनू चुप बैठा रहा। हरिहर काका ने उसे देखा। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सोनू ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटे को भी पतंग चाहिए थी और घर का सामान भी लेना था, तो मेरे पिताजी आज सुबह दूसरे गांव के बाजार गए हैं, पर अभी तक लौटे नहीं। चाय की दुकान पर एक पल को सन्नाटा छा गया। रमेश बोला, अरे चिंता मत कर यार, बाजार में भीड़ होगी, देर हो जाती है। हरिहर काका ने भरोसा दिलाया। दोपहर में मैंने देखा था, गांव के और भी लोग बाजार जा रहे थे, शायद उन्हीं के साथ होंगे। सोनू खड़ा हो गया। उसकी आंखें हर चेहरे को ढूंढ रही थी, लेकिन शंकर दत्त नहीं थे। सोनू का चेहरा पीला पड़ गया। काका सब आ गए, पर पिताजी नहीं आए। हरिहर काका ने माथा कुचलाया। अजीब बात है। उसी पल गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे शंकर दत्त को तो मैंने आखिरी बार शमशान वाले रास्ते पर देखा था। ये सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश चौंक कर बोला, शमशान? वो रास्ता तो बाजार से उल्टा पड़ता है। ठंडी हवा और तेज हो गई। चाय की दुकान का बल्ब एक बार फड़फड़ाया। तभी दूर से किसी के पैरों की आवाज आई। सबने एक साथ देखा। कोहरे के बीच एक आदमी साफ दिखाई देने लगा। उसके कपड़ों पर मिट्टी के दाग थे। कपड़े थोड़े गंदे हो चुके थे। एक हाथ में पतंग और दूसरे हाथ में थैला। उसे देखते ही सोनू की आंखें चमक उठी। पिताजी। सोनू खुशी से आगे बढ़ गया। शंकर दत्त ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, आ गया मैं। लेकिन जैसे ही सोनू की नजर उनके कपड़ों पर गई, उसका चेहरा बदल गया। पिताजी, ये कपड़े ऐसे क्यों हैं? सब मिट्टी लगी है। शंकर दत्त ने बड़ी साधारण आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, रास्ते में पत्थर से टकरा कर गिर गया था, बस इसलिए। सोनू घबरा गया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शंकर दत्त ने कहा और उसके सिर पर हाथ रखा। तभी सोनू को कुछ और याद आया। पिताजी, आप शमशान वाले रास्ते पर क्या कर रहे थे? वो रास्ता तो बाजार की उल्टी दिशा में है। शंकर दत्त कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रास्ते में कुछ जंगल के जानवर दिख गए थे, डर के मारे भागने लगा। पता ही नहीं चला कि कब शमशान वाले रास्ते पर पहुंच गया। उसी वक्त वही बूढ़ा गांव वाला धीरे से बोला, अजीब बात है, आज तो मैंने उस तरफ कोई जंगल का जानवर देखा ही नहीं। हवा एक पल के लिए और ठंडी हो गई। हरिहर काका ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। सोनू ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वो अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आया। घर पहुंचते ही सोनू के दोनों बच्चे बाहर भाग आए। जैसे ही उन्होंने शंकर दत्त के हाथ में पतंग देखी, दोनों खुशी से उछल पड़े। पूरा घर बच्चों की हंसी से भर गया। शंकर दत्त ने पतंग उनके हाथ में दी। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन चेहरा शांत। रात को सोनू और उसके पिताजी ने साथ बैठकर खाना खाया। सामान्य बातें हुई, सकरात की तैयारी, बच्चों की पतंगे। फिर सब सो गए।
अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। उसने करवट बदली लेकिन पिताजी बगल में नहीं थे। पिताजी। कोई जवाब नहीं। सोनू उठा, घर के हर कोने में देखा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। रसोई, आंगन, बाहर, शंकर दत्त कहीं नहीं थे। किसी ने मेरे पिताजी को देखा। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो गांव में इधर उधर भागा, हर किसी से पूछा, किसी ने मेरे पिताजी को देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं। कोई कहता नहीं देखा, कोई कहता सुबह से बाहर नहीं निकले। किसी को कुछ पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शंकर दत्त कभी थे ही नहीं। तभी सोनू का फोन बजा। नंबर देखा तो उसके पिताजी का फोन। हाथ कांपने लगा। हाँ, हेलो। उधर से एक अजनबी आवाज आई। क्या आपका नाम सोनू है? हाँ, मैं सोनू हूँ, भैरवपुर गांव से। आप कौन है और मेरे पिताजी का फोन आपके पास कैसे है? उधर से आवाज आई। ये सुनते ही सोनू का दिमाग सुन्न हो गया। मैं पास के दूसरे गांव से बोल रहा हूँ। आपके पिताजी शमशान वाले रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे हैं। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वो बिना कुछ सोचे सीधे शमशान वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। वही पुराना पेड़ जहां रास्ता मुड़ता है, और वहां पहुंचते ही सोनू चीख भी नहीं पाया। उसके पिताजी शंकर दत्त उसी पेड़ से फांसी पर लटके हुए थे। आंखें खुली हुई, चेहरा नीला, और उनके पैरों के नीचे मिट्टी में वही पतंग और वही थैला पड़ा था। सोनू के मुंह से बस एक आवाज निकली, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आदमी कल रात उसके साथ घर आया था, खाना खाया था, बातें की थी, वो आदमी तो यहां मरा हुआ लटका था। शंकर दत्त की लाश, पतंग, थैला। सोनू की आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, कान सुन, और फिर उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा बेटा। अब और कितना सोएगा? आज सकरात है, याद है ना? त्योहार के दिन इतना नहीं सोया जाता। ये आवाज उसके पिताजी की थी। सोनू ने पसीने में भीगे चेहरे के साथ चारों तरफ देखा। वो अपने बिस्तर पर था। कमरे में हल्की धूप आ रही थी। बाहर से बर्तनों की आवाज, रसोई से बच्चों की हंसी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब सपना था। दरवाजे पर शंकर दत्त खड़े थे। साफ कपड़े, चेहरा सामान्य, कोई मिट्टी नहीं, कोई निशान नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? सोनू बिस्तर से नीचे उतरा, कांपते हाथों से अपने पिताजी को छू कर देखा। पिताजी। गरम शरीर, जिंदा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शंकर दत्त हंसे। अरे पगला गया है क्या? चल जल्दी कर, बच्चों को पतंग उड़ानी है। सकरात साल में एक बार आती है। उसने मन ही मन कहा। हाँ, सब ठीक है। आंगन में बच्चे पतंग लेकर दौड़ रहे थे। घर में चूड़ा, तिलकुटा, गुड़ की खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। सोनू ने खुद को समझाया, डर की वजह से दिमाग ने खेल कर दिया होगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक चीज पर। आंगन के कोने में मिट्टी के हल्के से निशान, जैसे कोई गीले पैरों से रात में अंदर आया हो। सोनू का गला सूख गया। वो झुककर निशान देखने लगा। उसी वक्त शंकर दत्त की आवाज आई। क्या देख रहा है? सोनू चौंक गया। कुछ नहीं। लेकिन उसका मन बेचैन हो चुका था। तभी सोनू का फोन फिर से बजा। इस बार नंबर अननोन था। उसने हेजिटेशन के साथ कॉल उठाया। हेलो। उधर से वही भारी अनजान आवाज, सोनू जी, आप अभी घर पर हैं? सोनू का दिल बैठ गया। हाँ, पर आप कौन? हमने आपको सुबह फोन किया था, आपके पिताजी के बारे में।
सोनू की नजर सीधी अपने पिताजी पर गई, जो बच्चों के साथ हंस रहे थे। सोनू चिल्लाया, आप मजाक कर रहे हैं? उधर से आवाज आई, नहीं, आप खुद आकर देख लीजिए। शमशान वाले रास्ते के पास वो अभी भी वहीं है। फोन कट गया। सोनू के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगे। वो अभी भी वहीं है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने पिताजी को देखा। शंकर दत्त ने भी उसी पल उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोले, क्या हुआ बेटा? लेकिन इस बार उनकी आवाज में वो अपनापन नहीं था। सोनू को अचानक याद आया एक बात जो उसने गौर नहीं की थी। उस रात जब पिताजी घर आए थे, उन्होंने एक बार भी पानी नहीं पिया था, खाना बस छुआ था और बच्चों को पतंग देकर सीधे सो गए थे। नहीं, कुछ तो गलत है। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसने एक बार फिर अपने पिताजी की तरफ देखा, जो बच्चों के साथ हंसते हुए पतंग सुलझा रहे थे। सोनू ने मन ही मन कहा, नहीं, कुछ तो गलत है। वो बिना कुछ बोले अपने पिताजी और बच्चों को लेकर सीधे उसी चाय की दुकान की तरफ चल पड़ा। हरिहर काका चूल्हे पर चाय चढ़ा रहे थे। सोनू घबराई आवाज में बोला, काका, जरा मेरे पिताजी और बच्चों को देख लीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हरिहर काका ने ठीक से उसकी तरफ देखा भी नहीं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। सोनू ने एक बार पलट कर देखा। उसके बच्चे वहीं खड़े थे, पतंग हाथ में, मासूम, और उसके पिताजी बिल्कुल सामान्य। सोनू ने बिना समय गवाए जंगल वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, धूप कम, सन्नाटा ज्यादा। पत्तों के बीच से आती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। सोनू बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ ही देर में वो शमशान वाले रास्ते पर पहुंच गया। वही पुराना मोड़, वही पेड़, और वहां वही आदमी खड़ा था जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पेड़ की तरफ इशारा किया। सोनू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शंकर दत्त, उसके पिताजी, उसी पेड़ से फांसी पर लटके हुए थे। हवा ने लाश को हल्का सा हिलाया। रस्सी की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। सोनू के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, अगर पिताजी यहाँ है तो मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ वो कौन था? डर से उसका शरीर सुन पड़ गया। कांपते हाथों से उसने फोन निकाला और तुरंत हरिहर काका को कॉल किया। काका, उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे बच्चे और पिताजी वहीं है ना? उधर कुछ पल चुप्पी रही। फिर हरिहर काका की आवाज आई, बच्चे तो यही हैं बेटा, पर पिताजी? कौन पिताजी? तुम अपने पिताजी को यहां कब लाए? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। सोनू की सांस रुक गई। फोन हाथ से फिसल गया। सोनू ने ऊपर देखा। पेड़ से लटकती लाश की आंखें सीधे उसी की तरफ देख रही थी। हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। सकरात से पहले जो घर लौटता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। और भैरवपुर गांव में उस दिन की आखिरी चाय वाकई आखिरी साबित हुई।